आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बहुत सी खबरें अभी बाकी हैं व्यूअर्स। अब मैं बात करने जा रहा हूं कोलकाता में जिस तरीके से एक अस्पताल के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर की साथ बेरहमी हुई, उसके साथ बलात्कार और फिर हत्या की गई। इसको लेकर के देश भर के डॉक्टर्स में रोष है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है। इसका असर पूरे बंगाल में नहीं, सिर्फ बंगाल में नहीं, दिल्ली में भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली में भी एम्स के डॉक्टर और अस्पतालों के डॉक्टर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हड़ताल पर गए हुए हैं। और ये हमारी जो मेडिकल सिस्टम की रीढ़ की हड्डी, आप इनको मानिए, यही ट्रेनी डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स यही चलाते हैं अस्पतालों को। लेकिन अब इनका रोष भी जायज़ है। कोलकाता के एक अस्पताल के अंदर एक आदमी जिसका अस्पताल में कोई काम नहीं, कोई रोल नहीं जिसका अस्पताल के किसी भी डिपार्टमेंट से, वो उस आदमी का रोजाना आना जाना क्यों होता था? वो क्यों जाता था अस्पताल? क्या इसी तरीके से कोई शिकार ढूंढता था? रात के वक्त एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर को के साथ वो जो बेरहमी करता है, उसके साथ दुष्कर्म करता है, फिर उसकी हत्या करता है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट अभी आई है। मेडिकल रिपोर्ट बताती है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। सोचिए, गला दबा करके मारा होगा, गले की हड्डी टूट चुकी है। चेहरे पर वार किया होगा तो ये चश्मा लगाती थी वो, ये कांच टूट गया, पूरे शरीर में कांच धंस गया, आंख में चला गया, आंख से खून निकल रहा था, उस महिला के प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था। इतनी दरिंदगी, हाथ की शायद उंगली टूट गई, हर जगह जगह पिटाई के, जगह जगह पूरे शरीर पर खून के निशान। क्या बीता होगा उस महिला के ऊपर? बहरहाल मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। ममता बनर्जी के सरकार में हाल फिलहाल में शायद इतना प्रोटेस्ट किसी और चीज़ को नहीं हुआ, और इसका एक नतीजा ये है कि ममता बनर्जी को भी समझ में आया कि लोगों में गुस्सा बहुत है, कुछ करना पड़ेगा। इसकी सीबीआई जांच की मांग हो रही थी, न्यायिक जांच की मांग हो रही थी। अब सीबीआई जांच के लिए ममता बनर्जी मान गई। उनका मानना बड़ी बात इसलिए कि उन्होंने तो अपने राज्य में सीबीआई के घुसने पर रोक लगा रखी है कि हमारे राज्य में सीबीआई नहीं आएगी और कोई मामला, और सीबीआई यहां आकर कोई जांच नहीं करेगी विदाउट प्रायर परमिशन। उनकी सेंटर के साथ जो अदावत चलती है उसके नतीजे में, लेकिन उनको इसके लिए तैयार होना पड़ा। अब इसमें एक मामला और आ गया। बीजेपी के नेता अग्निमित्रा पॉल, वो ये कह रहे हैं कि एक सांसद हैं और उनका भतीजा इस मामले में फंसा हुआ है। उनकी बात भी सुनते हैं। और सुधांशु त्रिवेदी राहुल गांधी की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के शासित राज्यों में कहीं कुछ होता है तो वो पूरे देश में हंगामा खड़ा करते हैं, बंगाल में कुछ हुआ तो क्यों नहीं बोलते हैं? सुनिए दोनों बातें। কাকে উনি প্রোটেকশন দিতে চাইছেন? আমরা তো আরজি করের ডাক্তারবাবুদের কাছ থেকে জানতে পাচ্ছি যে তৃণমূলের একজন এমপি, তার ভাগ্নে এর মধ্যে ডিরেক্টলি ইনভলভড। আমাদের প্রশ্ন, টিএমসির একজন প্রভাবশালী নেতা এবং ডাক্তার, ডক্টর মাঝি, কোন এক ডক্টর মাঝি যেদিনকে বডি পাওয়া গেছে সেদিনকে গিয়ে প্রায় 2 ঘন্টার উপর ওখানে বসেছিলেন। কেন? বিনীত গোয়েল, আপনি কবে রিজাইন করছেন? কবে স্টেপ ডাউন করছেন? আপনার যদি লজ্জা থাকে আপনি রেজিগনেশন দিন। আপনি এবং আপনার পুলিশ বলেছিল এটা সুইসাইড, কভার আপ করার চেষ্টা করছেন। আপনার নবান্নের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আপনিও আড়াল করার চেষ্টা করছেন, তাই তো? সিবিআই তদন্ত চাই। राहुल गांधी की जुबान बंद हो जाती है जब कलकत्ता में हमारी बेटी डॉक्टर के साथ सरकारी बलात्कार होता है, सरकार के संरक्षण में होता है। ममता बनर्जी को चाहिए जब तक जांच हो रहा है इस्तीफा कर देनी चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उसमें थोड़ी सी भी नैतिकता है तो इस्तीफा कर देनी चाहिए। सरकार के सह पे ये सारे कांड होते रहते हैं, इसलिए बंगाल अब दरिंदों की सरकार हो गई है। गिरिराज जी तो और आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि ममता जी इस्तीफा दे दें, सीधे सरकारी नहीं रहनी चाहिए, सरकारी संरक्षण में हुआ ये पूरा कांड, मतलब हत्या और बलात्कार एक डॉक्टर के साथ। लेकिन मामला देखिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है, अब बिल्कुल बर्बरता हुई है उस बेटी के साथ। ये तो इसमें कोई सवाल ऐसा नहीं है कि बर्बरता नहीं हुई है। बहुत
भयानक मामला है जिस तरह से वो, और जो रोष भी दिख रहा है वो मुझे जायज़ लग रहा है। चाहे डॉक्टर्स यूनाइट हो गए, और दिल्ली के भी 6 बड़े अस्पतालों में जिस तरह से डॉक्टर्स आए, वो ठीक बात है। और मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर का मामला ही नहीं है ना, ये लड़की का मामला है। पूरा देश भी खड़ा हो तो क्या है, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन खड़ा हो किसके लिए? इंसाफ के लिए ना। इंसाफ के लिए। इंसाफ की दरकार क्या है? क्या 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 है इंसाफ का पैमाना? नहीं, अब इंसाफ का पैमाना तो यही है ना कि जो भी आरोपी है, जिस पर किया गया है, वो पकड़ा गया है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई, नहीं वो इतना दबाव बना है, उसके बाद ये सारी कार्रवाई भी उस तरह से हो रही है कि सीबीआई की जांच भी हो रही है। तो जो अभी अवधेश जी कह रहे थे कि देश में खड़ा क्यों नहीं होते, कन्नौज में क्यों नहीं खड़े होते हम लोग, अयोध्या में क्यों नहीं खड़े होते, कोलकाता में खड़े हो रहे हैं, तो वो खड़ा होना जरूरी है और उस पर काम करे। गिरिराज जी जो कह रहे हैं वो अलग इशू है, लेकिन राहुल गांधी जी को मैं बार बार कहता हूँ कि पॉलिटिक्स से ऊपर आकर, वो तो युवाओं के नेता हैं, वैसे भी इतना बड़ा काम करते हैं, तो लड़की के साथ बलात्कार जैसी मतलब, और ये तो बहुत भयानक कांड हुआ है, इस पर बोलने से कौन सा वोट, मुझे एक समझ नहीं आता पॉलिटिकल लीडर्स को कैसे लगता है कि हमारा कोई नुकसान हो जाएगा। क्या नुकसान हो जाएगा ये बताइए मुझे। क्या ममता दी नाराज होने का नुकसान है या कोई वोटर, क्योंकि वोटर तो कोई मेरे ख्याल से उनका कम होने वाला नहीं है। बीजेपी तो सीधे ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठाएगी, राहुल गांधी तो नहीं आप उठाएंगे। ममता बनर्जी पर सवाल ना उठाएं, लेकिन ये तो कहें हम उसके साथ खड़े हैं, इतना भी कहां बोल रहे। मैं तो अखिलेश जी के लिए यही बोला ना कि भाई वो कहते हैं कि कानून जो है काम करे अपना, हम खड़े हैं उस बच्ची के साथ। अग्निमित्रा पॉल जी विधायक हैं शायद, उनका तो कहना है कि इसमें कोई टीएमसी सांसद का भतीजा भी इन्वॉल्व है। अब वो तो जांच होगी तो उसमें सामने हो जाएगा। देखिए सौरभ जी, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो विजय जी कह रहे हैं, ये सचमुच बड़ा शर्मनाक है कि राहुल और प्रियंका गाजा तक पर चिंतित हो जाती हैं, और दुनिया में कहीं भी एक जान जाए तो हम सब, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति चिंतित होगा, लेकिन भारत में हो रही घटनाओं पर ये दोनों भाई बहन चुप्पी साध जाते हैं। जब तक क्यों, बशर्ते वो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में हो, कोई भी घृणित से घृणित कर्म हो, उस पर ये दोनों भाई बहन चुप्पी साध जाते हैं। यहां तो आपको चलिए ममता बनर्जी की सरकार थी, अयोध्या में तो भाजपा की सरकार थी ना, करते प्रदर्शन की योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं पकड़ रहे हो? अच्छा चलो पकड़ लिया तो फांसी पे क्यों नहीं लटका रहे हो? अच्छा चलो ये देरी क्यों हो रही, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि वहां समाजवादी पार्टी का नेता वो सीधे सीधे शामिल था। आप यहां नहीं बोलेंगे, कन्नौज में आपकी बोलती बंद है। कलकत्ता में जो कुछ हुआ इसको समझना चाहिए। गिरिराज जी तो नेता हैं, वो तो आरोप लगाएंगे सरकारी संरक्षण, लेकिन इसको जब मैंने खबर पढ़ा तो मुझे लगा कि सचमुच पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है। हम लोग कई बार वहां सुनते हैं सिंडिकेट सिस्टम, क्लब सिस्टम, ये वामपंथियों ने शुरू किया था, यानी अपना जो कैडर होता है, अपना जो कार्यकर्ता होता है, उसको किसी न किसी तरह से लाभान्वित करते हैं। आम आदमी पार्टी ने उसको यहां दिल्ली में भी लागू किया, जिसको वॉलंटियर्स बोलते हैं। ये वॉलंटियर था। ये कोलकाता पुलिस के साथ अलग अलग समय पर कोई ट्रैफिक की ड्राइव चल गई, कोई ब्लड डोनेशन पर, इसलिए पुलिस लिखा था, इसीलिए कोलकाता पुलिस बोलते हैं, ये कोलकाता पुलिस लिखता था, केपी लिखता था, और उन सब अभियानों में ये कोलकाता पुलिस के साथ रहता था। इसकी स्थिति ये थी कि इस बहुत फ्रीक्वेंट थाना, वहां जो बाहर पिकेट है, पुलिस पिकेट है, जहां पुलिस वाले बैठते हैं, वहां इसका नियमित आना जाना था। अस्पताल में कोई इसको रोकने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि ये सरकारी संरक्षण में है। जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं वो पॉलिटिकल हो सकता है, वो जो कह रहे हैं वो पॉलिटिकल है। अग्निमित्रा पाल जो कह रही हैं कि नबन्ना से, यानी जहां बैठती हैं मुख्यमंत्री सचिवालय ममता बनर्जी, वो पॉलिटिकल हो सकता है। लेकिन सच यही है कि ऐसे कितने वॉलंटियर हैं जो कोलकाता पुलिस या पश्चिम बंगाल पुलिस के नाम पर कहीं भी एक्सेस है, और वो आदमी ये काम कर रहा है। और इन सब घटनाओं पर राहुल और प्रियंका चुप हैं, बोलते तक नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जब करते हैं तो ये राजनीतिक बेशर्मी है, ये राजनीतिक तौर पर संवेदनहीनता है, जो नहीं होनी चाहिए। खबर मुंबई से आई, तौकीर रजा बरेली के एक बड़े प्रतिष्ठित मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम स्कॉलर है, मौलाना है, उनको मानने वालों की तादाद अच्छी खासी है, इसमें कोई शक नहीं है। और वो जब भी बोलते हैं तो विवाद होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब वो मुंबई में थे, मुंबई में वो क्या बोले मैं आपको बता रहा हूं। मामला भी बांग्लादेश में, आपने देखा बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, और उसी दौरान अपने ही देश में तौकीर रजा क्या कह रहे थे मैं आपको दिखाता हूं। मुंबई में एक दिन पहले मुस्लिम समिट हुआ, इसमें बरेली वाले तौकीर रजा साहब ने एक बार फिर ऐसी बात कही कि जिस पर बवाल होना ही था। तौकीर रजा ने कहा कि हमें एक सेंट्रल बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें ऐसे लोग शामिल हों जो कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। क्यों? क्योंकि मुसलमान को अपना वजूद बचाने की फिक्र करनी चाहिए। फिर आगे देखिए, वो कहते हैं कि हम पर आरोप है हम लव जिहाद करते हैं। हाँ, हम लव जिहाद करते हैं क्योंकि अपने देश से मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, ये वो लव जिहाद है।
अब इनके प्रोग्राम में कौन कौन था? मौलाना सज्जाद नोमानी इनके साथ थे। मौलाना सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बड़े आदमी हैं। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के एमपी जावेद अली खान, समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कांग्रेस के स्थानीय विधायक असलम शेख, अमीन पटेल, जीशान सिद्दीकी, समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी, एनसीपी के विधायक नवाब मलिक, कांग्रेस समाजवादी पार्टी सबके नेता इनके मंच पर मौजूद थे। आगे सुनिए क्या बोले ये। एक डॉन हुए मुंबई का बड़ा डॉन था हाजी मस्तान, स्मगलिंग वगैरह करने वाला। उन्होंने कहा कि हाजी मस्तान मुसलमानों का रहनुमा था और मुसलमान आज के दौर में अपने धर्म में कोई दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सारी बातें हो रही थी और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। सुने आप। आज काम सिर्फ वो कर सकता है जिसके दिल में कुर्बानी का जज्बा है, हुसैनी जज्बा है। एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है, ऐसी शख्सियत को तलाश कीजिए, ऐसे लोगों का एक बोर्ड बना दीजिए। अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। वो जैसे जावेद साहब ने बताया कि वो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई वजूद उनकी नजर में नहीं है। मुसलमान को 2 नंबर का शहरी लोग कहते हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान 2 नंबर से ज्यादा नीचे जा चुका है। मुसलमान की कहीं इज्जत, कहीं कोई औकात है नहीं। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को भी मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। मतलब वो तो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान को मतलब सड़क पर मारना कोई मतलब मक्खी मारने जैसा हो गया है। 10-20 आदमी इकट्ठा हो गए, कहीं मुसलमान को मार दिया। और ये बातें जब वो कह रहे हैं तो सामने सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं। देखिए, अब ये तौकीर रजा के बारे में आप जानते ही हैं कि इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी है, इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल। और मुसलमानों में जो 2 बड़ी धारा है सुन्नियों में, एक तो देवबंदी है, एक बरेलवी है। इनके दादाजी ही बरेलवी और बरेलवी के नेता माने जाते हैं। इन्होंने बहुत ये कोशिश की है। लेकिन इस समय जो तौकीर राजा कह रहा है ना, तौकीर राजा ने इस प्रकार के भाषण जगह जगह घूम के दिया है पूरे देश में। चुनाव के बीच अगर आप देखते जिस प्रकार से जहर पैदा किया जा रहा था कि ये चुनाव तुम्हारे लिए जिहाद है, ये चुनाव को तुम दीन का विषय मानो, इस्लाम का विषय मानो। अब सोचिए, जावेद अली खान, उसको सेकुलर लिबरल माना जाता है। जावेद अली खान की जो पूरा उसको मुलायम सिंह लाए ही थे इसीलिए कि एक सेकुलर छवि है उस आदमी की देश भर में, हिंदुओं के बीच भी। और वो कह रहा है कि इस देश में मुसलमान 2ym दर्जे का नागरिक है। मैंने इस पर रिसर्च किया, काम किया, मेरी ये फाइंडिंग है। तो इस समय मुस्लिम धारा किस दिशा में जा रही है? मैं जो बार बार कह रहा हूं कि दुर्भाग्य से इस देश में जो मुस्लिम पॉलिटिक्स है, वो चाहे मुस्लिम मजहबी पॉलिटिक्स है, उस 37 से लेके 47 के बीच का पूरा सिचुएशन पैदा करने की कोशिश इस देश में है। और उत्तर प्रदेश सरकार उन पर 100 मुकदमे पड़े हुए हैं, उनको पकड़ नहीं रही है। अब इसका क्या उत्तर है? सवाल तो यह है कि क्या मुसलमानों के बीच, आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदमी उसमें है, आप देख रहे हैं, एक कांग्रेस के पार्टी का आदमी उसमें है, समाजवादी पार्टी का उसमें है, ये इत्तेहाद काउंसिल है। अब आप कौन सा बच गया वहां? केवल आप तौकीर रजा दिखा रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। वहां जो सभी बैठे हुए हैं, सभी का उनकी समाज में उतना ही प्रतिष्ठा और सम्मान है। और सभी बैठ करके देश में किस प्रकार से जहर पैदा कर रहे हैं, किस प्रकार से सांप्रदायिकता पैदा कर रहे हैं, देखिए कोई टोकने वाला उनको नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं मुसलमान की इज्जत नहीं है, मुसलमान 2ym दर्जे से भी नीचे का शहरी बन चुका है। अब तो इसीलिए तो इस बार भी ये आपकी नजर में जहर फैलाना है। नहीं, यही बात देखिए, यही बात मोहम्मद अली जिन्ना या अलबामा इकबाल बोलते थे कि कांग्रेस के शासन का मतलब मुसलमान दोहरे किस्म 2ym नागरिक होगा, दोनों में समानता है। मुझे लगता है ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा चिंताजनक होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिशान सिद्दीकी भी शामिल थे। जिशान सिद्दीकी वो कांग्रेस के एमएलए जिन्हें पार्टी छोड़ दी है। तो ठीक है, अभी कांग्रेस के एमएलए, इसके पिता बाबा सिद्दीकी वो तो कांग्रेस छोड़ चुके हैं, वो अब अजित पवार के साथ है। अब अजित पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है। और इसके पहले भी जिस तरीके से मुंबई के पहले के अध्यक्ष को लेकर विवाद चल रहा था कि जिनका डॉन के साथ संबंध था, जो जेल में रहे हैं, वो अजित पवार के साथ बैठकों में आ रहे हैं। नवाब मलिक है इसमें, नवाब मलिक है। नवाब मलिक तो साथ में बैठक ले रहे हैं। नवाब मलिक तो कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ने वाला हूं इस बार।
तो भारतीय जनता पार्टी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना कि वो जिनके साथ सहयोगी दल के साथ गठबंधन में ले रहे हैं, उन सहयोगी दलों के नेताओं के इस तरह के विचार हैं। और चर्चा तो ये भी आ रही है कि अजित पवार को राज्यसभा की एक सीट दी जा रही है, और अजित पवार राज्यसभा में इसी बाबा जीशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी को राज्यसभा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। से लेकर जीशान सिद्दीकी सब लोग क्यों हैं इसमें? ये जो भी कॉन्फ्रेंस बैठक जो भी था, मुस्लिम समिट जो भी था, ये केवल देश के मुसलमानों के हालात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए रहा होगा ना। इसलिए वहां जो बैठा है वो इसलिए नहीं बैठा कि वो खुश है, वो केवल मुसलमान है इसलिए वहां बैठा है। वहां जो जिस तरह की बात हो रही है वो किस तरह के लोग हैं वहां पर? वो अपने देश की जन्मभूमि से बहुत प्यार करने वाले लोग हैं क्या? वो पहले अपने धर्म को मानते हैं, उसके बाद वो भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं। वो आपका सांसद है वहां पर। वहां उस तरह के लोग बैठे जो उस विचारों को समर्थन दे रहे हैं। कल कहने के बाद क्या कभी किसी का बयान आया जो बैठक में बैठे थे कि जो कहा गया उससे हम सहमत नहीं है? तो मुझे लग रहा है कि सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा कि किस तरह से लोगों का वो समर्थन ले रहे हैं और किस तरह से लोगों का समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे इसमें पता नहीं, मैं समझ नहीं पाया। समीर जी कह रहे हैं भाजपा के लिए परेशानी। भाजपा के लिए क्यों परेशानी होगी? ये तो देश के मुसलमानों के लिए परेशानी की बात है ना, कि उनके नाम पर जुटने वाले नेता कह रहे हैं कि तुम दोयम दर्जे के हो। उनके नाम पर जुटने वाले नेता जिनको सांसद बनाकर भेज देते हैं फिर भी कह रहे हैं कि हम एम्पावर्ड नहीं। उनके नाम पर जो लोग जगह जगह बहुत ऊंची जगहों पर बैठे हुए फिर भी कहते हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि देश का मुसलमान जो अपना जनप्रतिनिधि चुन रहा है वो ठीक से नहीं चुन रहा। देश का मुसलमान अगर इस मुद्दे को सही समझ रहा है तो कोई पार्टी उसको बचा नहीं सकती। और मैं बार बार कहता हूं, भारत का मुसलमान क्यों उस तरह से देखता है जो पाकिस्तान बन गया? मेरा सवाल बस एक लाइन का है, ये पाकिस्तान की सोच है। और अगर आप वहां किसी पार्टी की बात करेंगे, सारी पार्टियों के मुसलमान नेता पाकिस्तानी सोच वाली बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं मुसलमानों के बीच में भारत की सोच रखने वाला नेता निकलकर आ पाता? वो कांग्रेस में रहे, वो समाजवादी पार्टी में रहे, वो किसी पार्टी में रहे, वो भाजपा में रहे, जरूरी नहीं। लेकिन अगर वहां कहा क्या गया, वहां कहा गया है कि हमारी हालत बड़ी खराब है, देश के मुसलमान की हालत बहुत खराब है। दरअसल तो यही तो पाकिस्तान वाली सोच होगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि कहीं भी राह चलते 10-20 लोग वो गलत है, मार देते हैं। वो खतरनाक तो वही है ना, वहीं से तो शुरू होती सारी चीज। क्या ऐसा है? क्या ऐसी कोई चीज है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है? वही वो फियर साइकोसिस करते हैं जो सड़क पर जहर के तौर पर दिखता है। लास्ट कमेंट, फाइनल कमेंट सर। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की चिंता का विषय है। मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपने अपने तरीके से चलती हैं। किसी दिन जीशान सिद्दीकी, किसी दिन तौकीर रजा साहब भी किसी और पार्टी में आ जाएंगे, वो कोई इतना सरप्राइज वाला नहीं है। लेकिन उसमें जो बात कही गई ना, दो बातों पर मैं बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। एक तो ये कहा गया कि कुछ लोग इकट्ठा होकर किसी को भी मार सकते हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। और दूसरी बात जो कर रहे हैं उसके जवाब में कि भाई हम एक होल्ड बना लें ऐसे लोगों को, कुर्बानी के जज्बे वाले। कुर्बानी का जज्बा देश के लिए रखें ना।